नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष कार्यक्रम इस वक्त और मैं हूं निखिल सिंह। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसका असर भी समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। तो आज बात होगी पेपर लीक पर। अब सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था बदलने की तैयारी में है सरकार। संकल्प को अब सिद्धि तक पहुंचाने की कोशिश में है सरकार। संसद में शिक्षा सुधारों की बड़ी पहल के बीच सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष सुधारों पर साथ देगा या सियासत ही सबसे बड़ा मुद्दा बनी रहेगी। इसके अलावा बात होगी आधार की। डिजिटल सफलता के बाद अब बारी है परीक्षा व्यवस्था में भरोसा लौटाने की। तो किस तरह की नई व्यवस्था बनाने के लिए तैयार है सरकार, इस पर बात करेंगे। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में देश के शीर्ष विशेषज्ञ जुटे हैं। लक्ष्य सिर्फ पेपर लीक रोकना नहीं बल्कि पूरी परीक्षा सिस्टम को भविष्य के लिए सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। और इसके अलावा कर्नाटक की सियासत, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान, 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्या यह राजनीति की गिरती मर्यादा से मोहभंग है या फिर सत्ता से दूरी के बाद बदला हुआ राजनीतिक संदेश? होंगे कई अहम सवाल और जवाब। सबसे पहले हेडलाइंस। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक तो लोकसभा 5 बजे तक स्थगित। विधेयक पर पक्ष विपक्ष के बीच सहमति बनाने की लोकसभा अध्यक्ष की अपील। देश में परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी की नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स गठित। वैज्ञानिक, इंटेलिजेंस और आईआईटी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बड़े चेहरे बनाएंगे नई रणनीति। सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे 2028 का चुनाव। बोले राजनीति प्रदूषित हो चुकी है, इस माहौल में चुनाव लड़ना संभव नहीं। विपक्ष ने पूछा सवाल, यह नैतिकता की आवाज है या फिर सत्ता छीने जाने का गम? जिन पर खुद लगे आरोप, क्या वे राजनीतिक शुचिता का उठा सकते हैं सवाल? और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज। बीजेपी का कलाम को सलाम अभियान रामेश्वरम से शुरू होगा यूनिटी मार्च के साथ। तो शिक्षा सुधार संसद में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पेश हो गया है। शिक्षा में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने कई ठोस पहल का ऐलान किया है। टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा एंटी पेपर लीक पर कड़े कानून बनाने की कृत संकल्पित दिख रही है मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष में छात्र आंदोलन के क्रेडिट को हथियाने की होड़ लगी हुई है। लोकसभा में आज पेपर लीक पर रोक लगाने के उद्देश्य से शिक्षा सुधार से जुड़ा अहम विधेयक पेश किया गया है। सदन से विधेयक पेश करने की अनुमति मिलने के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि वो हंगामा छोड़कर इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग ले और इसे पारित कराने में सहयोग करे। देश में वर्षों से पेपर लीक की इस समस्या को रोकने के लिए मोदी सरकार ने आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश किया है। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की है। नई बिल के कानून बनने के बाद पेपर लीक कराने पर 10 साल की कैद, 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट की जाएगी। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का मकसद परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली में सियासत मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर आज भी टिकी है। हालांकि अलग अलग राज्यों में भी जवाबदेही तय करने की बात पर कांग्रेस का दर्शन कुछ और अलग दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि अगर कर्नाटक में कोई पेपर लीक होता है तो इसके लिए डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होगा, यानी कि राजनीतिक नेतृत्व जो है इस पर उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर सीधे तौर पर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है।
बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भाजपा शासित राज्यों और राजनीतिक नेताओं की जवाबदेही तय हो सकती है तो फिर कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री की बजाय अधिकारियों की जवाबदेही आखिर क्यों? झारखंड, केरल और पंजाब में पेपर लीक पर अब तक चुप्पी। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बयान की मांग पर किरेन रिजिजू ने कहा कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का फिलहाल पूरा ध्यान इस विधेयक पर चर्चा कराने और इसे पारित कराने पर है। कल पीएम मोदी से परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टीम में 6 मेंबर्स होंगे। इन्फोसिस को फाउंडर नंदन निलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। पीएम ने कहा कि स्टूडेंट के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने टास्क फोर्स फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए हैं। हम कल संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है। हमारी परीक्षा सिस्टम विश्वस्त हो, इसके लिए सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग हो। जाहिर है देश शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े सुधार की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विपक्षी सदस्य संसद में छात्रों के प्रोटेस्ट के नाम पर अपने लिए कुछ मुद्दे ढूंढने में व्यस्त नजर आते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को ऐतिहासिक बताया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूं कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। वही बीजेपी नेता जगदंबिका पाल का कहना है कि सरकार कठोर कानून ला रही है और ऐसे में विपक्ष तब भी हंगामा कर रहा है। जब सदन में उस नीट और अनुचित परीक्षाओं के लेके सरकार आखिर उनकी मांगे मान ली और एक कठोर कानून लेकर के आई और उस कठोर कानून में न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने का टाइम बाउंड था जो अभी तक कोई कानून नहीं था, डे टू डे सुनवाई, 10 साल सामूहिक नकल के उत्तरदायित्व और 10 करोड़ तक का जुर्माना, शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर कमेटी, पूरा देश के युवा का आंदोलन उन्होंने वापस लिया। आज तो सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए। राज्यसभा में वंदे मातरम 150 साल पूरे होने पे उसका विधेयक आ रहा था, लेकिन केवल नेता प्रतिपक्ष राहुल आए, 5वें नंबर पे मेरा सवाल था, केवल हंगामा किया, गाड़ी में बैठ के चले गए। तो हंगामा किया और गाड़ी में बैठकर चले गए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की कतई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है और हम अपील करना चाहेंगे कि राहुल गांधी के इस ट्वीट को, राहुल गांधी के इस वक्तव्य को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाए। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि बिहार में छात्रों पर एफआईआर की जा रही है, लेकिन अभी वेरीफाइड नहीं है। मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार युवाओं पर जबरन केस कर रही है। जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। एसएन सिंह, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पवन पटेल कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपका भी स्वागत है। और सवाल भी सबसे पहले आपसे कि संसद में अभी भी हंगामा बरपा है। हालांकि इस बात की उम्मीद जताई जा रही कि लोकसभा में 5 बजे और राज्यसभा की स्थिति बेहतर आप बताएंगे, क्योंकि 3 बजे तक स्थिति स्थगित थी। किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पर एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है? 5:15 दरअसल मुझे बताया जा रहा है। ठीक है, शैलेंद्र, क्या जानकारी देंगे ऑन ग्राउंड? बिल्कुल, राज्यसभा अब 5:15 बजे तक स्थगित हो गई है। और हम जानते हैं कि जब लोकसभा को स्थगित किया जा रहा था, उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि 5 बजे तक वो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर रहे हैं और इस बीच एक आपस में सहमति बनाने की कोशिश की जाए। चूँकि पहले ये कहा गया था कि कोई संशोधन लाना चाहता है या प्रस्ताव, तो वो पटल पर जमा कर दिया जाए जिससे चर्चा शुरू कराई जा सके। 6 घंटे की चर्चा भी रख दी गई है एंटी पेपर लीक बिल पर। और लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस समय को और बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल जो उनकी मांग है, जिस पे वो अड़े हुए हैं कि पहले लाठीचार्ज पर एक बयान आना चाहिए, उसके बाद ही चर्चा हो, उससे एक तरह से नरमी बरतते हैं, या फिर वो इस बात को समझेंगे कि अब जो प्रमुख मांगे थी सब मान ली गई है छात्रों की और वो आंदोलन खत्म हो गया है और सरकार जब इतना कठोर प्रावधानों वाला बिल लेकर आ रही है तो इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति होती है। फिलहाल तो गतिरोध लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद जरूर है कि लोकसभा में 5 बजे चर्चा शुरू होगी, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहती है और क्या उनका रुख रहता है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, विनोद जी, विपक्ष की क्या रणनीति रहती है? शैलेंद्र बता रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने तो अपनी रणनीति साफ कर दी है, वो उसका संकल्प साफ दिख रहा है कि भाई मांगे मान ली गई हैं, सारी चीज़ हो गई है। उसके बाद कम से कम इस पर सभी लोग मिल बैठकर एक कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। उसके बावजूद ये हंगामा क्यों है बरपा? और आपको लगता है कि अभी भी इसमें राजनीति जारी है, जबकि शायद सभी लोग अगर एक गहन चर्चा करें तो अच्छा बिल, एक अच्छा विधेयक पारित हो सकेगा? देखिए, आज देश के लाखों जो छात्र होंगे, जो वाकई में छात्र होंगे, और उनके माता पिता होंगे, जो भी वो सारे लोग एक तरह से देख रहे होंगे टकटकी लगाए कि ये एंटी पेपर लीक बिल में किस तरह के प्रावधान आते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिन से जो 3 वीडियो डाले हैं, लगातार छात्रों के साथ में, छात्रों के माता पिता के साथ में संवाद बना के रखा है, तो जाहिर सी बात है पूरे देश में एक उम्मीद सी बनती हुई दिख रही है कि ये जो कम से कम अब पेपर लीक का मामला और शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल चमूल परिवर्तन का जो ये एक देख रहे हैं कि लोग बहुत नज़दीक से कि इस बार मोदी सरकार एकदम बिल्कुल कृत संकल्पित है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोगों की बनती हुई उम्मीद विपक्ष को कहीं से रास आएगी? तो इस बात को आप देखिए कि आंदोलन छात्र का था। आंदोलित छात्र ने जो अपनी मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा, सरकार उस आंदोलनकारी के सामने में, देश के मिजाज के सामने में, युवाओं के उस आंदोलन को सम्मान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब सवाल है ये क्रेडिट कौन सी ले रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव क्रेडिट राहुल गांधी लेने के लिए तैयार है, क्रेडिट सारे पार्टी के लोग लेने के लिए तैयार है। तो भाई साहब, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि यह आंदोलन छात्रों का था, आंदोलन देश के नौजवानों का था, जिसको आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी कह लें, ये अलग अलग तरीके का आप इसको आंदोलन को देख के और आंदोलन में आए हुए लोगों को देख के बता सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जिनके आंदोलन में था, का उसमें भूमिका थी, उसके बदले में आज अगर आप इस महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा करने के बदले राहुल गांधी पिलेट गन पे किसने इस्तेमाल किया उसका जवाब होम मिनिस्टर से चाहते हैं। अखिलेश यादव चेतना की बात करते हैं। प्रियंका गांधी को बिहार में किस किस पे उनकी अफवाहें फैल रही है उनकी चिंता है। तो सवाल ये है कि आप इस देश में इस लाखों नौजवानों का जो पिछले कई वर्षों से, लगभग आप कह सकते हैं 50 वर्षों से इस पेपर लीक से एक तरह से त्रस्त है, वो गरीब परिवार के त्रस्त है, हम आप जैसे लोगों के बच्चे त्रस्त हैं,
उनके लिए सरकार ने एक अवसर दिया है, एक सरकार ने एक तरह से ठोस पहल की है, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो, चाहे टास्क फोर्स की बात हो, या आज जो एंटी पेपर लीक बिल है उसको लेके हो। तो कम से कम इस पहल के स्वागत में न करते हुए भी अगर उन पहल में कुछ सुझाव विपक्ष देते तो शायद उन बच्चों को अच्छा लगता। लेकिन आप जब इस पहल में नई नई तलाश रहे हैं, मौके को तलाश रहे हैं, अपनी अपनी सियासत तलाश रहे हैं, तो शायद इस देश की जनता भी जानते हैं, समझ रही होगी कि आप कितने सीरियस हैं बॉस, ये लोग देख रहा है। पवन जी, बहुत सारा आरोप है। एक आरोप तो ये है कि ये क्रेडिट लेने की होड़ में दरअसल देश की उम्मीदों को चुनौती आप लोग दे रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई इस पर चर्चा हो जाए, लेकिन चर्चा से या तो भाग रहे हैं या तो उसको रोक रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, ना चर्चा से भाग रहे हैं ना वो चर्चा से रोक रहे हैं। आदरणीय विनोद जी जो बोल रहे हैं उसको उस बात की गहराई से देखना चाहिए कि ना इतना बड़ा कानून है, ना इतना सख्त कानून है, ना इतना नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा कदम है कि उस कदम से जो 21 बच्चे आत्महत्या कर लिए उनकी जान वापस आ जाए। इतना बड़ा कदम ना मोदी जी उठा सकते, ना भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। अगर नैतिकता की बात होती तो जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने मान लिया था, नैतिकता के हिसाब से अपनी गलती मान ली थी, उसी दिन इस्तीफा दे देते। आज ये बोल रहे हैं कि जो श्रेय लेने की होड़ है, तो आज श्रेय लेने की होड़ भारतीय जनता पार्टी के कारण हुई। 30 दिन तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते, वहीं दिल्ली में सदन है, वहीं दिल्ली में गृह मंत्री हैं, फिर इतने 30 दिन तक क्या कर रहे थे? या तो भांग पी करके सरकार सो रही थी कि उनको 30 दिन तक पीड़ा दिखाई नहीं दी। मुरली मनोहर जोशी जी जो इनके मंत्रिमंडल के सबसे बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उन्होंने भी अपना ट्वीट करके उन्होंने भी अपने दुख जाहिर किया कि छात्रों के ऊपर किस टाइप से बर्बरता हुई। वो अपने अश्रुपूरित हर तरह से उन्होंने अपनी वेदनाओं को प्रकट किया कि वो किस तरह दुखी हैं, लेकिन ना मीडिया को दिख रहा, मीडिया को वही जो पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ वही दिख रहा। अब हम कहते हैं कि चलिए सब जड़ के अगर इस पर इस्तीफा देना ही सब जड़ का काम हो गया होता या इन्होंने कानून बना दिया, तो इससे बड़ी बड़ी डीगे हाके थी। 2024 में जब कानून बना था तब बोले थे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी का कोई नॉर्मल स्ट्रोक तो होता ही नहीं, हर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक होता है, लेकिन उसकी सफलता नहीं मिल पाती। चाहे कितने तीनों काले कानून किसानों के हित के लिए लेके आए, लेकिन किसान नहीं समझ पाया। उस समय भी इस तरह बर्बरता पूर्वक किया। हम कहते हैं हर व्यक्ति है ये जानना चाहता, सबसे बड़ी जो अगर राहुल गांधी ने बोला है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप करिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब उसके संबंध में जो धरने के संबंध में चर्चा कर लीजिए कि भाई किसके आदेश से आपने डंडे मारे, किसके आदेश से आपने पैलेट गन चलाई, किसके आदेश से बिना वर्दी के जो गुंडे टाइप के दिखने वाले लोग हैं चप्पल पहन करके कैसे अपने लोगों को डंडियों से पीट रहे थे, छड़ पीट रहे थे, कैसे हमारी महिलाओं के गुप्तांगों में किस तरह डंडे करती है, सब चीजें किसी को नहीं दिखती है। मुझे लगता है ये सब चर्चा का विषय है, ये सब पहले इसका निराकरण होना चाहिए। और अमित शाह जी आकर के उसका बताइए कि ये छात्रों के आंदोलन में पहली बार लाठीचार्ज हुई है क्या इस देश में? जी, छात्रों के आंदोलन में पहली बार लाठीचार्ज हुई है। मतलब एक बात ठीक है, इससे इस पर चर्चा करने से इसके बाद भी कर सकते हैं। जो विषय ज्यादा जरूरी है उस पर चर्चा हो तो ये नहीं है। नहीं, विषय तो हर विषय जरूरी है। हम कहते हैं विषय तो जरूरी है, उस दिन नहीं होता कि पहले दिन आप ये कह रहे हैं कि इस बिल में कुछ खास नहीं है, इस पर चर्चा जरूरी नहीं है। मैं वही आपका दरअसल ये समझना चाह रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि ये बिल बहुत जरूरी नहीं है, इस पर चर्चा जरूरी नहीं, पहले ये हो जाए कि पहली बार लाठीचार्ज हुए छात्रों के किसी आंदोलन में, इस देश में पहली बार लाठीचार्ज हुआ है किसी आंदोलन को निपटने में, इसलिए उस पर चर्चा जरूरी है। पहली बार छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है आपके मुताबिक। मुझे जिस तरह से आप बता रहे हैं शायद मुझे वही लग रहा है, बट कोई बात नहीं, इसका जवाब ठीक है, कोई बात नहीं सर, इसका जवाब एसएन सिंह देंगे ना, इसका जवाब एसएन सिंह देंगे। एसएन सिंह साहब, बहुत सारे आरोप इन्होंने लगाया कि भाई बहुत बर्बरता से पुलिस ने उनको पीटा है और जाहिर तौर पर पहले इस पर होना चाहिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो कानून आ रहा है ये इसमें कुछ विशेष कोई दम है नहीं। दरअसल जिसका जैसा स्वभाव चरित्र होता है वो कहा जाता है ना, नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। देखा 76 में भी देखा, 80 में भी देखा, 84 के दंगे में भी देखा, और पटना में बर्बरता से ही तो लाठी चार्ज के बाद गोली चला और बहुत लोगों की मौत हुई। ये सारा काम कांग्रेस की पार्टी करती रही है, इस नाते इसको लगता है हम आते हैं चर्चा पर। चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई भी समस्या है, देश की कोई भी समस्या, उसकी सबसे विधिक चर्चा कहाँ पर हो सकती है? संसद में हो सकती है। संसद में चर्चा होगी, संसद में समाधान होगा, संसद में नियम बनेंगे, कानून पारित होगा, लागू होगा और वो समस्या समाप्त होगी। ये सब करने के लिए मुझे लगता है कि विधायिका मंडल जो हमारे कानून जो बनाए गए वो संसद को उन्होंने ज़्यादा पावर देने का कार्य किया, और उसमें आज संसद आर्डर में है तो वो हो जाना चाहिए। अब चूंकि चर्चा ये क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि जब चर्चा होगी तो वहाँ पे
पंजाब की भी चर्चा होगी तो वहाँ केरल की भी चर्चा होगी तो वहाँ पूर्वत की सरकारों के बारे में भी चर्चा होगी। देश और दुनिया के लोग जानेंगे कि 60-70 साल सरकार चला और उन्होंने कोई कुछ कार्य नहीं किया, और 2024 में चर्चा करके ये एक बिल ले आया जाता है। सरकार किसकी होती है? भारतीय जनता पार्टी की। राजनीति शास्त्र में एक चीज पढ़ाया जाता था कि कोई भी सरकार सुंदर कौन होती है? जो जनता से चर्चा करे, चर्चा के बाद समस्या का समाधान करे और पारदर्शिता से उसको लागू करे, और ये तीनों कार्य मोदी जी की सरकार में 24 में भी किया गया। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको दूर करने का कार्य मोदी जी तैयार है, उसको भारत की संसद तैयार है, भारत सरकार तैयार है। तो चर्चा से भाग क्यों नहीं? भागने का एक सबसे बड़ा एक कारण ये है, ये जो षड्यंत्र रचकर देश में सत्ता प्राप्ति के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो ये प्रस्तुत कर रहे थे आज नीट के मामले पे, युवाओं को आगे बढ़ाकर कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर जो दिखा कि इस आंदोलन में किस तरह से फुहड़पना, गाली देना प्रधानमंत्री जी को। क्या कोई ऐसा नीट का विद्यार्थी कहेगा कि 370 समाप्त हो जाए? नीट के विद्यार्थी को क्या मतलब है शर्जील इमाम से कि वो छूट जाए? नीट का विद्यार्थी क्यों चाहेगा कि भारत की पार्लियामेंट ध्वस्त हो जाए? नीट का विद्यार्थी क्यों चाहेगा कि सिर्फ अल्लाह का ही नाम रहे? नीट का विद्यार्थी क्यों चाहेगा कि किसी संत को गाली दें? ये सारे जो षड्यंत्रकारी कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के ऐसे सोच और विचारधारा के लोग थे, जो हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे बहुत सारे देश के युवाओं को, देश की बहनों को, अगर वो कोई एंकर है, कोई रिपोर्टर वहाँ रिपोर्टिंग एंकरिंग करने जा रही है तो उनका आबरू लूटने का कार्य कर रहा है। हमारे सैनिकों को पत्थर चलाने का कार्य, उनका सर फोड़ने का कार्य। ये सारे षड्यंत्र में जब ये कामयाब नहीं हुए, इनको लग रहा है कि संसद में इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि देश के क्यों टुकड़े होंगे, क्यों 370 की बहाली चाहती है और कौन लोग चाहते हैं। क्योंकि अभी आप देखे होंगे दिल्ली पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 400 ऐसे वीडियो फुटेज दिखाए जो फेक बनाकर देश में एक नैरेटिव गढ़ के अराजकता उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा था। अगर ऐसी चीजों पर चर्चा होगी तो बहुत सारे लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा, उठेगा और दिखेगा, सच्चाई दिखेगी। ठीक है, और एक कानून बनेगा तो सच्चाई दिखना, कानून बनना, क्या ये कांग्रेस को स्वीकार है? जवाब दे लेते हैं पवन पटेल जी। ठीक है, पवन पटेल जी, ये है कि भाई सच्चाई छिपाना चाहते हैं आप लोग, इसलिए भी चाह रहे हैं कि व्यापक चर्चा ना हो और हो हंगामे ये पास करना पड़े सरकार को। देखिए, जो फेक वीडियो का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है, जिसमें उनको महारत हासिल है। सरकार सत्ता किसकी है? फेक वीडियो कैसे आपने बैन नहीं किए? कैसे आतंकवादी जिनको बोल रहे कैसे वहां पर आ गए? ये क्या कर रहे थे? मेंटल डिटेक्टर लगाया हुआ था, कैसे कैसे छात्रों को जाने दे रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित, ये उन्हीं की चाल है। इन्होंने एक जवाब नहीं दिया कि कैसे किसने डंडे में कील का आदेश किसने दिया, इसका इनके मुंह से एक बार जवाब नहीं निकला। वो बिना वर्दी के कौन गुंडे थे जो डंडा चलाए? केरल में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। 2004 से 14 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो बता ही नहीं पा रहे हैं। 60 साल देश में सरकार चला है, शिक्षा पे कोई नीति नहीं लिया है, शिक्षा पर कोई कानून नहीं लिया है। अब नीति और कानून बन रहा है तो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। अरे आप बता तो दीजिए प्रियंका गांधी जी के उस बयान पे, बताइए, अभी यहीं पे छूट दीजिए, मत दीजिए मुझे समय, पूरा समय इनको दे दीजिए। प्रियंका गांधी क्यों कहती हैं कि एक ऐसी जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता है? हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, सबके प्रधानमंत्री जी कहते हैं समाधान हो सकता है, उस समाधान में साथ क्यों नहीं देते हैं? अच्छा सुनिए, एसएन जी आप भी सुनिए, और एसएन जी आप भी सुनिए, पवन जी आप भी सुनिए। चलिए, अरे सुनिए, मैं बताइए ना, आप दोनों लोग एक सवाल पूछ लें, दोनों लोग एक मिनट शांत हो जाए, दोनों लोग एक मिनट शांत हो जाए। ठीक है सर, ठीक है एसएन जी, मैं कह रहा हूं, अरे ऑर्डर में तो ले लीजिए सर, पहले ऑर्डर में ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। अगर कोई बीच में आपको कुछ सवाल पूछना हो या वाइस वर्सा, पवन जी को कुछ पूछना हो तो बीच में एक बार पूछ लीजिए। एक दूसरे के ऊपर बोलते कुछ समझ नहीं आता। पवन जी एसएन जी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, उसको सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। एसएन जी सवाल पूछिएगा, बीच में मत बोलिएगा, ठीक है? हाँ, मैं कह रहा हूं पवन जी, अगर कोई भी बिल ले आने का सबसे अच्छा तरीका कहाँ होता है? चर्चा का सबसे अच्छा तरीका अगर हाउस में ऑर्डर है तो कहाँ होता है? एक बात। दूसरी बात, 60 साल में क्या कभी देश में पेपर लीक नहीं हुआ? अगर पेपर लीक हुआ तो उस पर कानून क्यों नहीं आया? राजस्थान में जब पेपर लीक होता है तो समाधान के बदले में प्रियंका गांधी क्यों कहती हैं कि इस समस्या का समाधान हो नहीं सकता है? और वर्तमान की आपकी सरकार में केरल के तिरुवनंतपुरम में अगर लाठीचार्ज हो रहा है तो क्यों नहीं उस पर जवाब देना चाहते? क्यों भागना चाहते हैं? क्यों विद्यार्थियों के नाम पे और नीट के नाम पे आप देश को बरगला के अराजकता का माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं? जवाब लेते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चर्चा
दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, चाहे मणिपुर ले लीजिए, चाहे तीनों काले कानून जब आए थे तब ले लीजिए। चर्चा ये सिर्फ बोलने के लिए उपयोग करते हैं, चर्चा का कहीं चर्चा एक्चुअल में चर्चा कराना ही नहीं चाहते। हमेशा पूरे सदन, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह चर्चा में जब हम बोलेंगे मोदी जी मणिपुर पे बोले तो उनके मुंह से मां नहीं निकलेगा, ये पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए आप इसको तकिया कलाम पर यूज करते रहिए कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं। ये आप पूरी दुनिया देखती रहेगी। सिखों पे क्यों गोलियां चलाए? हम एक बार पूछ रहे हैं कि देश में क्यों इमरजेंसी लगा, हम पूछ रहे हैं कि पटना की सड़कों पर बात है। सुनिए पूरी बात पूछ रहे हैं, साथ में बोलेंगे ना, आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी बात समझ में आएगी। एक बार पूरी बात नहीं करने दे रहे हैं, इनको रोके, कमाई बंद करिए। नहीं, एक मिनट एसएन जी, 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 शांत, अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उनको नहीं, अब दोनों लोग शांत हो जाइए। एक काम करें, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, प्लीज। ब्रेक 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 सर, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। प्रोड्यूसर प्लीज टेक ए ब्रेक, ब्रेक। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक सख्त कानून लाने की तैयारी में है सरकार, और उस पर कांग्रेस और जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं और बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं इससे पहले। और सच बात तो यह है कि दोनों एक दूसरे को सुनने को राजी नहीं है। इसलिए मैं विनोद मिश्रा को लाऊंगा यहाँ पर। विनोद जी, आपको लगता है कि दरअसल इसके ऊपर ये होना तो ये चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक बेहतर कानून लेकर के आए, लेकिन अगर कोई भी इससे भाग रहा है तो ये माना जाएगा कि उसकी मंशा ठीक नहीं है। निखिल, हम लोगों का काम है थोड़ा फैक्ट्स देना। बहस करने के लिए तो दोनों काफ़ी है। पवन जी भी अच्छी बहस कर लेते हैं, सिंह साहब तो पत्रकार से अभी प्रवक्ता बने हैं, तो इनका अपना रिकॉर्ड तो है ही जी। अब सवाल ये है कि जब ये अमित शाह को कहते हैं कि ये चर्चा में मणिपुर की बात हर बार कांग्रेस पार्टी के कोई ना कोई प्रवक्ता को आप करते हुए देखे होंगे, लेकिन इन्हें शायद याद नहीं है कि देश को पता है कि अमित शाह जब जब भी मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आए पार्लियामेंट में, लोकसभा के चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया था। राहुल गांधी चर्चा की बात तो करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है कि राहुल गांधी चर्चा में कभी शामिल हुए हैं। अपनी बात कह के राहुल गांधी को वॉकआउट करते हुए लोगों ने देखा है। हर बड़े से लेके और छोटे तक कोई भी डिस्कशन में राहुल गांधी किसी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी चर्चा में बात नहीं वो सुनते हैं। अपनी बात सिर्फ वो पार्लियामेंट में सुनाना चाहते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट बिल क्यों है पवन जी, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस देश में जब आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है वो कितना चैलेंज है, और उस चैलेंज में 2024 वास्तव में उस समय के लिए मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि जो बात सिंह साहब अभी कह रहे थे, आज़ादी के बाद इस देश में अभी तक पेपर लीक के बारे में कोई कानून बना ही नहीं था। पहली बार 2024 में ये कानून आया तो डेफिनेटली ये मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन किसको पता कि भाई जो पेपर सेट करने वाले टीचर हैं वही पेपर लीक कर देंगे। किसी ने सोचा था क्या निखिल कि कोई पेपर जो टीचर है, प्रोफेसर है, और वो अपनी सुविधा से पेपर आगे पीछे बढ़ा देंगे? तो ये किसी ने सोचा नहीं होगा। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूं, तो जब मेढ़ी खेत को खाने लगे, जब मेढ़ी खेत को खाने लगे, तो अब सवाल है कि इसमें अब आप देखिए पंजाब में जो प्रीलिम्स में पास नहीं किया वो बंदा को आप देखिए, अभी एग्जाम हुआ है वेटनरी, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव सबका, डॉक्टर सबका, आप उसमें देखिए कि उसमें वो ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया था, कैमरे में पेन का इस्तेमाल किया था, और रिजल्ट भी आया।
जो गोल्ड मेडलिस्ट था बच्चा, जो स्टूडेंट, वो निखिल वो बंदा क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो है 400 पोस्ट थे उसमें, और उसमें आप देखिए कि काफी लोगों ने कर लिया। अब पंजाब में ये चीजें हो रही है तो आपके पास कोई किसी के पास जवाब नहीं है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रही है। मजे की बात है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है, वो पेपर लीक के जिम्मेदारी फिक्स करते हैं। तो वो कहते हैं कि पेपर लीक कहीं भी होगी तो इसके जिम्मेदारी उसके डिप्टी कमिश्नर की होगी। वाह जी वाह, कर्नाटक में जिम्मेदारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की होगी, लेकिन दिल्ली में इनकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री ही होंगे। दिल्ली में यह जिम्मेदारी, अभी अखिलेश यादव सिर्फ होम मिनिस्टर से बयान सुनेंगे। अभी पिलेट गन पे इस्तेमाल पे प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी सब अमित शाह से जवाब चाहेंगे। लेकिन अपने स्टेट में अगर इस तरह की चीजें हो तो वो जिम्मेदारी वहां पे ब्यूरोक्रेट्स पे डालेंगे। तो सवाल है कि पवन जी, ये चरित्र आपका दिखाता है कि जब देश में एक सीरियस बहस की जरूरत होती है, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे ऐसे कोई भी मुद्दा, ट्रिपल तलाक का इशू हो, चाहे आज पेपर लीक का, ये रिफॉर्मेशन की मैं बता रहा हूं, मैं दर्जनों रिफॉर्मेशन आपको गिना के दूंगा जो मोदी सरकार ने लाया है, कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं की है, चाहे वो जीएसटी का मामला हो। तो आप ये बात समझिए कि पेपर लीक का मामला देश का मामला है, देश के करोड़ों लोगों का मामला है, गार्जियन का मामला है, उसके बच्चों का मामला है, उसके भविष्य का मामला है। पीएम मोदी जो रोज रोज एक नई पहल की बात करते लोगों के सामने में आते हैं, वो एक कम्युनिकेशन है। और इस बात के लिए जब कानून बनना होता है तो आप लोग बाएं दाएं दिखाना शुरू करते हैं। ये आप डिस्क्रेडिट ले रहे हैं पार्लियामेंट से, इस बात को समझिए। ठीक है, आ रहे हैं पवन जी, आ रहे हैं पवन जी, आपके पास आ रहे हैं। मैं बहुत देर से दरअसल अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा के पास जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बात लगातार हो रही है। शैलेंद्र, किस तरह से राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक हलकों में ये विमर्श चल रहा है, क्योंकि इस बिल को बड़ी तैयारी के साथ पे लेकर आया जा रहा है और ये सबके मन में है कि आखिर व्यवस्था बदले, सिस्टम बदले, लेकिन इस तरह की जो सियासत चल रही है इसको लेकर के अलग अलग पार्टियों का आप रुख भी बताएं हमको, और किस तरह से इसको लोगों का रिएक्शन है इस पर। देखिए, ये बिल जब पेश हुआ उस वक्त हम देख रहे थे कि हंगामा हो रहा था कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा। इस विधेयक पर चर्चा हो, सत्ता पक्ष चाहती है, बिना चर्चा के इस विधेयक को पारित नहीं कराना चाहती, इसलिए बार बार हम देख रहे हैं कि मौका दिया जा रहा है और अब 5 बजे तक का समय दिया गया है। विपक्ष भी ये कह रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी और कि वो इसके विरोध में नहीं है, लेकिन उनकी अपनी एक शर्त है। अब उनसे ये सवाल है कि वो इस तरह की शर्त को रखकर क्यों चाहते हैं कि इस पर फिर चर्चा बाद में हो, पहले उनकी शर्त मानी जाए। छात्रों की जो मांगे हैं वो मानी जा चुकी है, धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, पेपर लीक भविष्य में ना हो उसको लेकर और मजबूत प्रावधान वाला बिल पेश हो चुका है। तो आप चर्चा कर लीजिए, जो भी शंका है, जो भी समाधान है वो आप सदन के अंदर रख दीजिए, चाहे वो कांग्रेस के सहयोगी दल हो या फिर ऐसे दल जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़े नजर आते। वो इस बात को तो कहते हैं कि हाँ, कड़े प्रावधानों वाले कानून होना चाहिए, इस तरह का बिल आया है उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सदन में जो माहौल देखने को मिल रहा है, जैसे ही 11 बजे हमने देखा, फिर 12 बजे देखा, और जब 2 बजे हाउस शुरू हुआ तब भी वो उसी तरह का नज़ारा रहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बेल पे आ गए, नारेबाजी करने लगे। तो पहले वो लाठीचार्ज पर जवाब चाहते हैं, लाठीचार्ज पर बयान चाहते हैं। तो ये किस तरह की राजनीति है, ये सवाल सत्ता पक्ष पूछ रहा है। जहाँ तक इस बिल के समर्थन और विरोध की बात है तो कोई सीधे सामने आकर इस विरोध की बात नहीं कर रहा है, या तो समर्थन में है या फिर वो कुछ सुझाव और कुछ अपनी तरफ से कोई संशोधन देना चाहता है। अब जब चर्चा शुरू होगी तब देखना होगा कि दलवार क्या सुझाव आता है या फिर कोई नेता किस संशोधन को इस चर्चा के दौरान सामने रखता है जब बिल पारित होगा। ठीक है, पवन पटेल, जैसा कि अभी शैलेंद्र ने कहा कि छात्रों की मांग मानी जा चुकी है, धरना समाप्त हो चुका है, शिक्षा का सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक विधेयक लेकर आया जा रहा है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि भाई राजनीतिक नेतृत्व तो जिम्मेदार ही नहीं होता और वो होगा ही नहीं, डिप्टी कमिश्नर वहां पर जिम्मेदार होंगे। ऐसी स्थिति में आप क्यों नहीं चाह रहे हैं कि ये चर्चा हो, और ये चर्चा जरूरी है क्योंकि जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उनके साथ में समझौता हो चुका है, वो घर गए। आपके संवाददाता ने यह भी बोला था कि कानून का कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, ये भी पूरी एक ये लाइन भी बोली थी उन्होंने, मैंने सुना था, आपने भी शायद नहीं, उन्होंने कहा कानून का कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा है,
यानी कि दबे शब्दों में कर रहा होगा। उन्होंने कहा नहीं खुलकर नहीं, कोई कह नहीं आप रहा। सुन लीजिएगा एक बार, विरोध कोई नहीं कर रहा, उसमें कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं, अपना संशोधन कराना चाह रहे हैं, विरोध कोई नहीं कर रहा, ये बोला था, आप सुन लीजिएगा, मैंने ध्यान से सुना है। बाकी रही विनोद जी के बाद, विनोद जी तो इतने बड़े ज्ञान की खान है कि उनको 4-5 घंटे बोलते रहेंगे तो बोलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे छोटे मोटे लोगों का नंबर आ जाया करे। अभी जो बोल रहे थे कि कोई कानून नहीं बना, राजस्थान में भी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती घोटाला उस समय जब हुआ था, उसमें भी उन्होंने, गहलोत जी ने सख्त से सख्त कानून बनाया, तो उसमें इसी तरह के प्रावधान रखे गए थे। तो ये जो आज बना रहे हैं कि आजादी 2014 में मिली, इस कंसेप्ट को बदलने का प्रयास करिए कि आजादी जो हमारे पूर्वजों ने त्यागों बलिदान दिया तो उससे आजादी मिली थी, हमारे आपके सबके पूर्वजों ने। तो ये एक गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश ना करें। अब आदरणीय भारतीय जनता पार्टी, जिसको भी मिर्ची लगे, जिसी को प्रश्न जी, हमारी बात खत्म हो जाए उसके बाद दनादन प्रश्न करिएगा, हम पूछेंगे, बीच में मत बोलिएगा, मुझे भी समझ में नहीं आता, आपको भी समझ में नहीं आता। अब अभी जो आप कहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक हो, यहाँ जमाने में पेपर लीक, सब बात हर समय का मानता हूं कि सबके जमाने में पेपर लीक हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब आए, नरेंद्र मोदी जी ने, तो नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच सुनिए, उनमें इतना मैं भरा हुआ था कि मैं, मोदी आएगा तो सब नामुमकिन से नामुमकिन चीजों को सब सही कर देगा, महंगाई कम कर देगा, पेपर लीक कम कर देगा, बेरोजगारी कम कर देगा, दुनिया को अच्छे दिन दिखा दे, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की झड़ी दिखा दिया था इस देश की जनता के बीच में। कहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बोला था कि कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक होता है तो मेरे जमाने में भी पेपर लीक होगा। इसलिए आपको आज नैतिकता के आधार पर, आप 2014 से बड़ा लंबा कार्यकाल हो गया, तब की बात करिए, उसके पहले की बात करने का कोई नैतिक अधिकार आपको नहीं है। हम कहते हैं कि गड़बड़ियां जहां होती, हर व्यक्ति को, आप जितने चैनल में बैठे हैं, किसी को जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज बरबरता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा? अरे तीनों काले कानून इतने सही थे तो तीनों काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? धर्मेंद्र प्रधान अगर इतने सही थे तो उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? आज वो सदन में जा रहे थे, उनको विजेता जैसे उनका स्वागत हो रहा है। ये बच्चों के, आप जो 21 बच्चे चले गए हैं, इनके इस काम से उनको कितना बड़ा खुशी मिल रही होगी, जहां से देख रहे होंगे कि वही धर्मेंद्र प्रधान जिसने अपनी गलती मानी पेपर लीक कर लेके, जिनको आपने सर, आपके प्रश्न का जवाब नहीं आया, तीसरी बार आप यही बात कह रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको बीच में बिल्कुल नहीं रोकना चाह रहा था। इस बात का जवाब एसएन सिंह देंगे, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया कि भाई चर्चा, आप कह रहे हैं कि उसमें परिवर्तन लेकर आएंगे, हम अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो सुझाव कहां देंगे? सुझाव सर सदन के फ्लोर पर ही तो देंगे। भाई कल तो नीट की परीक्षा नहीं है ना, आज दे दे, अमित शाह जी आके जवाब दे दे कि भाई हमने आदेश दिया था कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो जाए, हमने अपने संघ के लोगों को भेजा था जो बिना। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप या अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, पहले जो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ था लाठीचार्ज, वो जो पहली बार इतिहास में, इस देश के इतिहास में पहली बार जो लाठीचार्ज हुआ है, उस पर पहले चर्चा होगी और उसके बाद होगा। एसएन सिंह जवाब दीजिए। नहीं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा। ये हो सकता है इनको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। भाई घमंड तो उसको रहता है जो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा ही कर देता है। घमंड इतना राहुल गांधी जी को रहता है कि अपने ही प्रधानमंत्री का पेपर लेके फाड़ देने का कार्य। इतना घमंड रहता है कि कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, भारत में तो कोई गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर कहीं जा ही नहीं रहा है। इतना घमंड रहता है कि अगर कोई मुझे लगता है आरोप लग जाता है कि ये वोट चोरी किए हैं तो देश में इमरजेंसी ही लगा देने का कार्य करते हैं। अरे भैया गिनते रहिए कैसे कैसे लीक हुए। आपकी तो पूरी सरकार ही लीक थी। सरकार बनने के पहले सरकार की व्यवस्था लीक हो जाती थी, सरकार बना तो मंत्रिमंडल ही लीक हो जाता था, उसके बाद मंत्रिमंडल का एजेंडा ही लीक हो जाता था। यहाँ तक छोड़ दीजिए, हमारे एजेंसियों के जो लोग विदेशों में रहते थे, भारत के लिए कार्य करते थे, राक एजेंट, उनकी सूचना ही लीक हो जाती थी। तो जिसका पूरी व्यवस्था ही लीक थी, राजीव गांधी ने कहा कि 100% देता हूं तो 80% तो लीक ही हो जाता है। तो जिसका कार्य ही लीक का था, उसको लीक पे बहस करने का कोई औचित्य नहीं है और मुझे लगता है कि आपको करना भी नहीं चाहिए। आप अपने अंदर अभी सुधार ले आइए, सुधार नहीं ले आएंगे तो जिस तरह बहुत सारे राज्यों से चले गए, आप देश से भी चले जाएंगे। हाँ, फिर उस पर आता हूं, चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होगी? चर्चा होगी तो समस्या का समाधान निकलेगा, समाधान निकलेगा तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, सुधरेगा। आप चाह नहीं रहे ना, क्योंकि वो चाणक्य ने लिखा था कि भाई बहुत सारे लोग जो भारत के नहीं होंगे वो नहीं चाहेंगे कि भारत का भविष्य उज्जवल हो, भारत के बच्चे पढ़ें, भारत के लोग। अगर आप कानून ले आ दिए होते इसके पहले और भारतीय जनता पार्टी उसको समाप्त करती, तब आप कहते कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर रही। सीए पर कानून आया, चर्चा से आउट। 3 तलाक पर कानून आया, चर्चा से आउट। जो भी देश से अच्छी चीजें होती हैं अगर उस पर चर्चा होती है, चर्चा से आउट। तो इसीलिए जनता ने आपको आउट कर दिया। अब फिर हम आते हैं मुद्दे पर। मैं मुद्दे पर आता हूं। मैं अब भी कहता हूं, लोकतंत्र में जितना योगदान सत्ता पक्ष का होता है उतना विपक्ष का भी होता है। लेकिन आप साहब अपने योगदान को भूल गए हैं। आप भूल गए हैं कि भारत में लोकतंत्र है, आप भूल गए हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। चूंकि आपके सबसे सुपर नेता कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं। अरे उसी संविधान में
आप एक लोगों के लिए संविधान ही बदलने का कार्य कर देते हैं। गोल 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 क्यों घुमा रहे हैं? ये सारे घमंड का काम आप करते हैं। मैं एक लास्ट में एक बात कहते हुए निखिल जी अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबसे सुंदर सरकार वही मानी जाती है जो जनता की बात सुने, जो पारदर्शिता से काम करे, देश के लिए अच्छे कानून ले आए, संवाद और समाधान की तरफ चले और संसद में कोई कानून बना के उसको पालन करने का कार्य करे। और ये सारा कार्य मोदी जी की सरकार में मोदी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता को भरोसा है, बच्चों को भरोसा है, विद्यार्थियों को भरोसा है, लेकिन कांग्रेस को भरोसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भारत की बनाई पार्टी नहीं है। कौन सा सवाल था वैसे आपका? सवाल क्या था? एक लाइन में बताइए, एक लाइन में बताइए सवाल क्या था? एक लाइन में पूछिए, एक लाइन में बताइए सवाल क्या था? आदेश पर डंडा बरसाई, उनके बिना संघ के लोग थे, बिना वर्दी के कैसे हमारे लोगों को पर मार रहे थे कि 47 कैसे चली? आज भी छात्रों के ऊपर जवाब ले लीजिए भाई, जवाब लीजिए। राम मंदिर पर चोरी किया चला है, आप बता के जाइएगा, यहाँ से जाइएगा नहीं। इतने सिखों की निर्मम हत्या आपने किया, किससे पूछ के किया? आपसे पूछा 75 में लाठी नहीं गोली बरसा है। परेड गन तो छोड़ दीजिए, गोली बरसाए साहब, गोली। जेपी आंदोलन के पहले पटना में गोलियां चली थी, गोलियां लड़कों के सीने में गोली मारने का कार्य किए। ये गोली चलाने वाली सरकार से पूछ रही है, आप दोनों का आप समाधान क्यों कर रहे हैं? आप दोनों का थैंक यू। शैलेंद्र के पास जाएंगे। थैंक यू। सुनिए शैलेंद्र, नहीं, ठीक है। एसएन सिंह आगे आपकी बात। शैलेंद्र, मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी से समय समाप्त हो चुका है, जो 5 बजे और 5:15 बजे जब बैठक दोनों सदनों की शुरू होगी, क्या उसके इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि चर्चा शुरू हो चुकेगी? क्या गतिरोध तोड़ने की कोशिश जारी है? देखिए, सुबह से ही लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात की अपील की और 12 बजे जब बिल रखा गया तब भी कहा कि 1 बजे तक संशोधन ला दें, जो भी संशोधन प्रस्ताव रखना चाहते हैं। और जब अब 5 बजे तक स्थगित हुई तब भी ये कहा है कि आपस में फिर बातचीत कर लें और सहमति बना लें। देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से कोशिश हो रही है कि विपक्ष अपने इस अड़ियल रवैया को छोड़े, और संकेत जो सत्ता पक्ष की तरफ से मिल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस बिल पर पूरी व्यापक चर्चा हो। बिना चर्चा के इस बिल को पारित नहीं कराया जाना है। 6 घंटे या उससे ज्यादा की चर्चा हो। अगर विपक्ष मान जाता है तो अच्छी बात है, और उसके लिए कोई कोर कसर सत्ता पक्ष नहीं छोड़ेगा। इसलिए संपर्क भी साधा गया है। अब देखना होगा कि क्या 5 बजे ये सहमति बनती है या फिर थोड़ा इंतजार और लंबा होता है। ये जरूर है कि सत्ता पक्ष सरकार ये चाहती है कि व्यापक चर्चा के बाद ये विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो, जिससे कि सदन का संदेश भी जाए छात्रों को। सदन का संदेश जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। एसएन सिंह आपका, पवन पटेल आपका, विनोद मिश्रा और शैलेंद्र मिश्रा आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि पेपर लीक पर सिर्फ कार्रवाई नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प आखिर कैसे। ब्रेक के बाद पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और बात करेंगे कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं। सबसे पहले, राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी के मामले में जांच के लिए SIT का गठन जो किया गया था, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है SIT गठन की जानकारी। और नई SIT, दरअसल जिस SIT गठन के बाद अदालत ने पूछा था कि उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें अदालत ने ये जानकारी अदालत को दी है यूपी सरकार ने कि IG किरण S होंगे SIT के चेयरमैन, और इसके साथ ही साथ SIT में DIG, SSP और ASP रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फॉरेंसिक ऑडिटर यानी कि CA भी SIT में शामिल होंगे। तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है नई SIT के गठन की जानकारी, और उसमें परिवर्तन की जानकारी। IG किरण S होंगे SIT के चेयरमैन,
और राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी के मामले में ये एक अहम लीड है। अदालत को जानकारी दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि क्या एसआईटी में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये एसआईटी गठन की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई की बात सामने आई है। इस पूरी खबर पर हम बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी बने हैं। विकास, क्या है पूरी खबर? सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि क्या इस मामले में एक एसआईटी गठित की जा सकती है, क्योंकि इसमें जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो ये साफ हुआ था कि शुरुआती जांच के लिए एक एसआईटी गठित की गई थी। उसने अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि ये पूरा मामला ऐसा इस तरह का मामला पाया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई करे। तो याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे थे कि पुलिस इस पे आगे ना बढ़े, आगे का काम भी एसआईटी के जरिए हो। हालांकि सीबीआई जांच की मांग वगैरह भी बहुत सारी पिटीशन है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पे कहा था कि क्या एक एसआईटी रिकॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। आज कोर्ट को यह बताया गया कि एक नई एसआईटी बना दी गई है, जिसमें लखनऊ रेंज के जो अभी आईजी हैं यूपी पुलिस के, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है। काफी प्रतिष्ठित अफसर हैं। इससे पहले वो सीबीआई में भी डेपुटेशन पर रह चुके हैं और हाल ही में उनको कुछ वक्त पहले एक जांच से जुड़ा हुआ उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके लिए उनको इंटरपोल से भी अवार्ड मिल चुका है। तो वो काफी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका जाना पहचाना नाम है अच्छी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है कि वो आगे की कार्रवाई जो भी होनी है, जो अभी इस मामले में पूरी आप यूपी पुलिस की कार्रवाई देख रहे हैं, वो उनकी निगरानी में होगी। इसके अलावा इसमें एक एसएसपी रैंक के अधिकारी होंगे, एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि इसमें ऑडिटर के लिए इसमें फॉरेंसिक ऑडिटिंग की जरूरत है, तो इसमें एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी अपॉइंट किया जाए, जिसको खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए पूरी तरह से कोर्ट की सलाह मान के यहीं पर आश्वासन देने के लिए तैयार है। उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट आज डायरेक्शन दे रहा है फॉरेंसिक ऑडिटर के लिए वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो अब ये एसआईटी में आप देखें कि 4 लोग मुख्य तौर पर हैं, जिसमें आईजी लखनऊ रेंज, इसके अलावा एक एसएसपी होंगे, एक एएसपी होंगे और एक फॉरेंसिक ऑडिटर होंगे। जी, यानी कि इसको शॉर्ट पे हम ये समझना चाहेंगे, बहुत शॉर्ट पे ये भी बताइएगा कि जो पुरानी एसआईटी जो जांच कर रही थी उसका काम पूरा हो गया, अब ये नई एसआईटी गठित की गई है, इसको ऐसे भी समझे? बिल्कुल निखिल, क्योंकि पुरानी एसआईटी ने जब शुरुआती जांच की थी उसने पाया था कि जो आरोप हैं उनमें कुछ तथ्य हैं, तो आगे की जो कार्रवाई की जानी है वो नियमित पुलिस भी कर सकती है, रेगुलर पुलिस जो है वो भी कर सकती है, और इसीलिए एफआईआर वगैरह जो दर्ज की गई और आगे की इन्वेस्टिगेशन हुई वो आम तौर पर जो पुलिस कार्रवाई करती है वही पुलिस कार्रवाई कर रही थी। एसआईटी ने केवल शुरुआती जांच करके सारा जिम्मा वापस पुलिस के पास छोड़ दिया था, वापस पुलिस को सौंप दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एक बार फिर से एक एसआईटी फॉर्म हो गई है, जिसका गठन इसको लेकर क्या जानकारी दे दी गई है कि कौन कौन लोग इसमें होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जब 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई करेंगे मामले की, उससे पहले एसआईटी जो भी उस वक्त की जांच प्रगति रिपोर्ट होगी वो कोर्ट में जमा कर। ठीक है, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक नई एसआईटी गठित की गई है कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विकास। और बढ़ेंगे अपनी खबर की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि पेपर लीक सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का सरकार का जो संकल्प है, और उसको लेकर सरकार ने पेपर लीक पर अब सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि लक्ष्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं बल्कि ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें पेपर लीक की गुंजाइश ही समाप्त हो जाए। फोकस अब घटना के बाद की कार्रवाई पर नहीं बल्कि उसे पहले ही रोकने पर है। परीक्षा सुधारों को अब मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर टास्क फोर्स इस बात का संकेत है कि सरकार तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर परीक्षा व्यवस्था का व्यापक पुनर्गठन करना चाहती है। आधार जैसी डिजिटल सफलता का अनुभव अब परीक्षा प्रणाली में उपयोग होगा। देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया गया है। इसरो, आईआईटी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, शिक्षा प्रशासन और लॉजिस्टिक्स के शीर्ष विशेषज्ञों को साथ जोड़कर सरकार ने संकेत दिया है कि परीक्षा सुधार अब केवल प्रशासनिक कवायद नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। सख्त कानून और त्वरित न्याय इस नई व्यवस्था की आधारशिला होंगे। प्रस्तावित संशोधनों में 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, संपत्ति जब्ती और विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में 3 महीने के भीतर सुनवाई जैसे प्रावधान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाते हैं। पारदर्शिता और तकनीक सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल बनेगी।
एनटीए की कार्यप्रणाली, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और जवाबदेही की व्यापक समीक्षा कर ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिसमें तकनीक ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच होगी। सरकार संसद से सिस्टम रिफॉर्म का संदेश देना चाहती है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर व्यापक चर्चा की तैयारी में सरकार राष्ट्रीय सहमति बनाना चाहती है, जबकि विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। नई व्यवस्था का लक्ष्य दोषियों में डर और छात्रों में भरोसा पैदा करना है। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश इस पूरी खबर के विशेष संदर्भ में। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने नई टास्क फोर्स समिति के गठन के बाद भी निष्कर्ष निकलने पर शंका जताई है। What the outcome of this committee is, I think a similar committee was formed in 2024, so when the earlier leak happened. So I don't know what happened to that report. Let's see what this committee does now. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ जुटे हुए हैं। निशांत, किस तरह से इसमें आप देखते हैं कि तकनीक के जरिए न सिर्फ पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि भविष्य को सुधारने की, यानी कि आने वाले समय में भी घटना से पहले ही इसको रोका जा सके, इस चीज की फुल प्रूफ तैयारी की जा सके। कैसे समझाएंगे हमको? जी देखिए निखिल, बिल्कुल जैसा कि प्रधानमंत्री को भी आप सुन रहे थे कि समूची जो परीक्षा प्रक्रिया है उसको पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है और इसमें तकनीक का काफी बड़ा रोल होगा। अब जैसे एनटीए कोई परीक्षा आयोजित करती है, मान लीजिए नीट यूजी की परीक्षा ही आयोजित करती है या कोई भी परीक्षा, अगर किसी छात्र को 80 नंबर आए हैं, किसी को 90 नंबर आए हैं, तो एनटीए को ये बताना पड़ेगा कि कैसे ये कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है, तकनीक का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है और समूचा जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है सिस्टम के अंदर, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो इसमें टेक्नोलॉजी का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि आप देखिए कि समय के साथ साथ तकनीक से जुड़ी हुई चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं परीक्षा सिस्टम में, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। आप देखते हैं कैसे परीक्षाओं के दौरान व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे चैनलों पर प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक का काफी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने जो कल टास्क फोर्स का ऐलान किया उसमें तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल किया गया है, चाहे वो नंदन नीलेकनी हो जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, इन्फोसिस के को फाउंडर रहे हैं, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी हैं, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में काफी उनको एक्सपर्टाइज है और अभी इसी साल उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है।
चाहे वो पूर्व IAS अधिकारी और शिक्षा सचिव रह चुके अनीता करवाल हैं, जो कि CBSE की चेयरपर्सन भी रही हैं, और CBSE के चेयरपर्सन रहते हुए उन्होंने CBSE के जो एग्जाम्स होते हैं उनके प्रश्न पत्र को लीक होने से रोकने के लिए काफ़ी कड़े नियम उन्होंने बनाए थे, इसलिए उनको भी इस टीम में शामिल किया गया है। तपन डेका, जो कि इंटेलिजेंस का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है इस समूची प्रक्रिया में, क्योंकि अगर प्रश्न पत्रों की आपको गोपनीयता बना के रखनी है तो और राज्यों और केंद्र की एजेंसियों के बीच बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग ये इंश्योर करना है, तो ऐसे में इंटेलिजेंस का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो यही वजह है कि अपने अपने क्षेत्र के तमाम एक्सपर्ट्स को इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, पूरे सिस्टम को कैसे बदला जाए, इसके लिए ये तैयारी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए निशाद सौरभ। और अगली खबर हमारी है कर्नाटक से जुड़ी हुई। भ्रष्ट राजनीति से संन्यास लेंगे सिद्धारमैया, या फिर दरअसल उनके हाथ से सत्ता सरक गई है इसलिए संन्यास लेना चाहते हैं। कर्नाटक में देवराज अरस के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सिद्धारमैया को अब राजनीति प्रदूषित और गंदी क्यों लगने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर सभी को चौंका दिया है। ये घोषणा उस समय आई है जब उनके समर्थक उनके अगले 1 दशक तक सक्रिय चुनावी राजनीति में बने रहने का आग्रह कर रहे थे। वरुणा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सिद्धारमैया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे 2028 में दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले महीने कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस समय सिद्धारमैया ने कहा था कि वे जनता की सेवा करते रहेंगे और कांग्रेस नेतृत्व द्वारा सौंपी गई हर जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन लगभग 2 महीने बाद एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजनीति के बदलते स्वरूप ने उनके इस फैसले को प्रभावित किया है। उन्होंने लिखा कि राजनीति प्रदूषित हो गई है, इसलिए मैंने 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। हालांकि मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगा, जनता के साथ रहूंगा और उनका समर्थन करता रहूंगा। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे आज भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने की पीड़ा से उबर नहीं पाए हैं, या फिर कांग्रेस में बढ़ते धन बल और आंतरिक राजनीति से खिन्न है। बीजेपी ने भी उनके इस फैसले और बयान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ज्योति, किस तरह का ये परिवर्तन आप देख रही हैं? क्योंकि एक कहावत है कि खुद मियां फजीहत दीगरे नसीहत। मैं ये सीधे तौर पर सिद्धारमैया जी को तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे उनके जो पॉलिटिकल विरोधी हैं वो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि 3 बार इसी व्यवस्था में मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। एस निखिल जी, जो कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी थे, कल उन्होंने बहुत ही सरप्राइजिंगली ऐलान किया कि 2028 अगले चुनाव में मैं भाग नहीं लूंगा, मैं राजनीतिक से ही संन्यास लूंगा। तो अगर हम सिद्धारमैया जी की पॉलिटिकल जर्नी देखते आए तो उनको क्या क्या उनके हिस्सा में मिलना था, सत्ता मिलना था, चाहे विरोध पक्ष का हो या फिनांस मिनिस्ट्री हो। 2 बार वो मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और विरोध पक्ष का नायक बन चुके हैं और 9 बार विधायक बन चुके हैं। तो जो कुछ भी उनके हिस्से में मिलना था उनके हिस्से से भी ज्यादा मिल चुका है। तो सिद्धारमैया जी की ये जो बात है ना, आजकल की इस राजनीतिक में प्रामाणिकता नहीं है, वफादारी नहीं है, मैं इस चिंता व्यक्त करके मैं यहाँ से संन्यास ले रहा हूँ। क्या इतने सालों तक, ऑलमोस्ट 50 साल होते हुए आया है, तो इतने सालों तक आपको कहीं पे भी वो नहीं लगा कि, क्योंकि 2 बार आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जैसे आपने कहा लॉन्गेस्ट सर्विस सीएम भी बन चुके हैं कर्नाटका की, तो इतने दिन बीजेपी का लीडर भी वही कहते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आपके बेटे को ही अपनी सत्ता में लेकर आए। तो क्या वफादारी चाहते हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आप? खुद आप सिस्टम में रहकर कुछ बदलाव नहीं ला पाए, तो सिस्टम के बाहर रहकर क्या बदलाव लेकर आएंगे? ऐसा सवाल राजनीतिक वलय में भी आ रहा है। लेकिन जी, निश्चित तौर पर ये सवाल उनसे पूछा जाता जाएगा कि राजनीति अगर प्रदूषित हो गई है तो इतने 5 दशकों तक वो खुद क्या करते रहे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए ज्योति। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।